हाँ, शुरू करते हैं हम मीटिंग। प्रियंका दीदी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ही रिकॉर्ड कर लूंगी। बट मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ट्रेन में हूँ। तो थोड़ा सा अगर कुछ होता है issue, मैं रिकॉर्ड कर लूँ क्या अभी? हाँ, नेतल तुम भी कर सकती हो। हाँ, मैं नेतल को होस्ट बना देती हूँ। और हाँ, सबकी मैं सूचना रिकॉर्ड के कर लिए लेती एक मिनट में नेतल को होस्ट पहले बनाती हूँ। सबकी सूचना के लिए आज हम ये बालमुकुंद भैया की प्रस्तुति सुनने वाले हैं। तो बालमुकुंद भैया, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपना परिचय के साथ शुरू करिए, और थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपका इस विषय में किस तरह से सोचना हुआ। और जब हम मनोविज्ञान पहले भी शेयर किया था कि फैमिली साइंस एंड फैमिली काउंसलिंग पर हमें फोकस करना चाहिए, तो उसका एक बैकग्राउंड के साथ अगर आप शुरू कर सकें। हेलो, नमस्ते। ये नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। तो बैकग्राउंड तो मेरा ऐसे है कि अभी हम लोग अभी हम अहमदाबाद में रह रहे हैं, मैं और विधि। और इसके पहले हम लोग अभ्युदय संस्थान में रह रहे थे 2014 से 2022 तक। और उसके पहले 2012 में हमारी शादी हुई थी, और उस समय मैं पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जीवन विद्या को हायर एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहा था। और विद्या से परिचय मेरा 2005 में हुआ था, जब मैं आईआईटी में पढ़ाई कर रहा था, सेकेंड ईयर में था। तो काफ़ी अर्ली एज में विद्या से परिचय हुआ था मेरा, और उसके बाद मैं जुड़ा रहा। तो 2007 में पास आउट होने के बाद भी दिल्ली में काफ़ी सारी एक्टिविटीज उस समय हो रही थी जीवन विद्या की। तो खास तौर से हम लोग वहाँ पर मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज किया करते थे विद्या के आधार पे वीकली। तो इस तरह से कंटिन्यूस जुड़ाव बना रहा विद्या से। तो विद्या से मेरा जुड़ाव शुरू से ही शोध को लेकर हुआ था। मुझे उस समय साइंस में काफ़ी रुचि थी जब मैं स्टूडेंट था। और विद्या का शिविर करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि इसमें इस इसको स्थापित होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, और इस पर शोध करना चाहिए कि किस तरह से शिक्षा में आए। तो जिस समय बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे गति हुआ है। तो आज का टॉपिक ये साइकोलॉजी के ऊपर है। तो जैसा दीदी ने कहा कि इसमें जो काम हो रहा है, तो मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि इसको परिवार फैमिली साइंस को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो उसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा रख देता हूँ कि बेसिकली जब मेरा परिचय हुआ 2005 के आसपास, तो जिस तरह से मैं दर्शन को देख रहा था वो एक तरह से व्यक्तिवादी ही था, जिसको हम कहेंगे। फिर जब बाबा जी से जुड़ा हुआ, तब 2012 के आसपास मेरा व्यू थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, और मुझे ऐसा दिखाई देने लगा कि ये जीते हुए और परिवार में जीते हुए इसको समझना चाहिए। तो बेसिकली ये जैसे आप लोग सब डायग्राम देखते होंगे, जिसमें विचार सेंटर में रहता है, नीचे कार्य और व्यवहार रहता है, और ऊपर अनुभव रहता है। ऐसा एक परिचय शिविर में डायग्राम रहता है। तो कि भाई विचार पहले होता है, और वहां से हम कार्य व्यवहार और अनुभव को अप्रोच करते हैं। पर मेरा इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि जब मैं अध्ययन से जुड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये मानव व्यवहार दर्शन पहले क्यों पढ़ा रहे हैं। तो वहां से देखे तो व्यवहार के थ्रू, मतलब व्यवहार सेंट्रल में रखते हुए उससे कार्य निकलना, उसके उससे विचार निकलना, विचारों में समाधान निकलना, और उससे सीधे ही अनुभव छूता है। तो जैसे अपन अभ्यास दर्शन में पढ़ते भी है कि मूल्यानुभूति के साथ ही अनुभव को जोड़ते हैं। और
जो स्थापित मूल्यों के साथ में, शिष्ट मूल्यों के साथ में जीना ही बेसिकली अनुभव है। तो मूल्यों का आदान प्रदान ही अनुभव का रास्ता है। तो इस तरह से मुझे काफी छुआ कि, और बहुत सारे ऐसे निष्कर्ष जिसको हम विचार रूप में बना के रखे हैं थ्योरी से पढ़ के और इंटरप्रेट करके, पर जब उनको जीने में जाते हैं तो वो बहुत चेंज हो जाते हैं। जब अपन संबंध के आधार पर उसको देखते हैं तो उसमें काफी सारा ऊपर नीचे होता है। तो ऊपर नीचे मतलब सेटलमेंट होता है। इसको अपन मनन की स्टेज भी कह सकते हैं। तो पर ये श्रवण में भी अगर हम व्यवहार से शुरू करें तो हमारा गति शुरू से ही ठीक रहेगा। तो इसी क्रम में ये साइकोलॉजी का जो कोर्स चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अपन बाबा जी ने कहा है कि मनोविज्ञान के साथ में संस्कार पक्ष, तो मुझे इसमें यह समझ में आया कि संस्कार में जो गुणात्मक परिवर्तन है वो बेसिकली संबंध में ही वो गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो इस तरह से साइकोलॉजी के साथ में एक फैमिली साइंस का मतलब जुड़ाव बनता ही है। और उस क्रम में हम देखते हैं कि जैसे साइकोलॉजी मतलब मानव संचेतना मनोविज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सारे के सारे मतलब जीवन को भावों के रूप में ही समझा गया है। तो वो मन की क्रियाएं हैं, वृत्ति की क्रियाएं हैं, है ना, चित्त की क्रियाएं हैं, तो सबके सब जो है वो 122 आचरण ही है वो बेसिकली। तो इसलिए जो है मतलब साइकोलॉजी और इसको हम परिवार में, समाज में, व्यवस्था में कैसे जीते हैं, तो इसका एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। तो उसके अलावा अगर हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो वो जैसा अभी परंपरा में पढ़ाई जा रही है जो बेसिकली भौतिकवाद के आधार पर है, तो उसका जीने से कनेक्शन नहीं दिखता है। इसलिए उसको फिर, क्योंकि वो मटेरियल के आधार पर ही है ना, तो इसलिए उसको फिर बाबा जी कामोन्मादी मनोविज्ञान भी कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम प्योरली सेक्स की बात कर रहे हैं, पर वो मटेरियल से आगे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ वो सेक्स की बात नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, फिर भी वो होगा ही कामोन्मादी मनोविज्ञान ही होगा वो। तो उसकी तुलना में बाबा जी संचेतना की बात कर रहे हैं, यानी कि संबंध में हम किस तरह से जीते हैं और उस समय हमारी जीवन की क्या स्थिति रहती है, हमारी परावर्तन क्रिया की क्या स्थिति रहती है, प्रत्यावर्तन क्रियाओं की क्या स्थिति रहती है, तो उसके आधार पर ही साइकोलॉजी को देखा जाए। तो ये मैंने जो आपने जो कहा था कि ब्रीफ बैकग्राउंड दो उसका, तो पर्याप्त है दीदी इतना? हेलो, आरती दीदी बोल रहे थे ना? जी भैया। तो आगे रखूं मैं? हाँ 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 भैया, पर्याप्त है, आप आगे तो रख। इस क्रम में, हाँ, इस क्रम में ये साइकोलॉजी पे मैंने छोटा सा कुछ नोट्स बनाए थे, तो उसको मैं इसमें शेयर करता हूँ। ये शेयर किससे होता है इसमें? एक वर्ड फाइल है, वो किससे शेयर होता है? शेयर स्क्रीन होता है क्या? शेयर स्क्रीन में रहेगा। हाँ, शेयर स्क्रीन करना या होगा। शेयर स्क्रीन ही होता है। जैसे मेरे पास एक Yes, वर्ड हाँ। डॉक्यूमेंट है, तो इसको मैं किससे शेयर करूँ? आप शेयर स्क्रीन में जाएंगे तो आपके पास जो भी आपका टैब्स खुला हुआ है उसमें ऑप्शंस आएगा, तो आप वर्ड अच्छा वाला अच्छा चुन सकते हैं। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ओके, हाँ ये ठीक है। शेयर, दिख रहा है क्या? हाँ भैया, दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर हम गोल ऑफ साइकोलॉजी को देखें तो यहाँ से जैसे अपन मानव की जो परिभाषा पढ़ते हैं दर्शन में, तो मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। तो इसी को अगर अपन देखें तो साइकोलॉजी में इस परिभाषा के आधार पर ही हमको इम्प्लीमेंट करना होगा। ऐसा मुझे समझ में आया कि जो मनस्वस्थता को प्राप्त करने है ना और प्रमाणित करने के क्रम में जो परिवार मूलक विधि से अखंड समाज में जीने के लिए जो भागीदारी बनती है ना, ऐसा हमारा चेतना विकसित हो जाए, यही साइकोलॉजी में पढ़ाया जाएगा बेसिकली। तो साइकोलॉजी देखेंगे तो इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ मेंटल हेल्थ
तो जो आशावादी, मनस्वस्थता की आशावादी हम पहले से ही है ना, तो उसको हम पूरा कर पाए। और वो मनस्वस्थता कैसे पूरी होगी, तो वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में, यानी परिवार के रूप में जब हम जीते हैं तो उसके साथ ही ये मनस्वस्थता पूरी होती है, और उसी के साथ ये पूरी होने के बाद में वो प्रमाणित भी होती है उसके अनुसार जीते हुए। तो यहाँ पर इसको अगर अपन समझे ना, तो अभी मुझे ऐसा समझ में आया कि जैसे जैसे अपन कोई भी क्रिया को देखते हैं, है ना, मानव की क्रिया की बात हो रही है यहाँ पर, तो अभी कोई एक जड़ क्रिया दूसरी जड़ क्रिया से इंटरेक्शन कर रही है, इसी तरह का एक हमारा व्यू रहता है ना। तो दर्शन उसको क्या चेंज कर रहा है कि जैसे मतलब मैं पंखे के साथ में मेरा इंटरेक्शन है ना, या गाड़ी के साथ में मेरा इंटरेक्शन है, तो दर्शन उसमें क्या चेंज कर रहा है कि ये जो इंटरेक्शन है इसके मूल में सिर्फ एक क्रिया नहीं है ना, इसके मूल में एक पूरा बैकग्राउंड काम कर रहा है। तो उस बैकग्राउंड के साथ, उस बैकग्राउंड के ऊपर ये क्रिया हो रही है ना। तो बैकग्राउंड, पहला बैकग्राउंड क्या है कि ये जो क्रिया जिसको हम निर्वाह करना बोल रहे हैं, इसके मूल में पहचानना हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मतलब कुत्ता बिल्ली को पहचान रहा है ना, पेड़ भी जानवर को पहचान रहा है। तो सिर्फ क्रिया नहीं हो रही, क्रिया के मूल में एक पहचानना जैसी भी चीज हो रही, और ये जड़ परमाणु में भी दिखाई देता है। तो यहाँ से देखें तो जो संचेतना की जो परिभाषा है कि जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, तो वो निकल के आता है कि संचेतना मतलब जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, उसी से फिर मानव संचेतना बना है। तो जब इसको अपन मानव मानव के बीच में भी देखें ना, तो मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ, जैसे मैं विधि को कुछ बोल रहा हूँ, है ना, या मेरी किसी बहन को कुछ बोल रहा हूँ, या मेरे मित्र को कुछ बोल रहा हूँ, तो ये क्रिया हुई। पर ये क्रिया सिर्फ पूरा नहीं है, इसके मूल में कुछ पहचानना भी है, जो कि जड़ में भी होता है ना। कि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं कुछ संबंध को पहचान कर उसके ऊपर कुछ बोल रहा हूँ, है ना। फिर सिर्फ पहचान नहीं रहा, जो कि जड़ में यहाँ तक पूरा हो जाता है, उसके मूल में मैं कुछ मान भी रहा हूँ, उसके मूल में मैं कुछ जान भी रहा हूँ। और ये जानना, मानना, जो पहचानना है, इसको देखे तो पूरा अस्तित्व इसमें रोल प्ले कर रहा है, यानी कि मैं अस्तित्व के बारे में क्या मान रहा हूँ, है ना, मैं अस्तित्व के बारे में क्या जान रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक क्रिया नहीं है, इस क्रिया के मूल में कहीं से पूरे एग्जिस्टेंस की एंट्री हो गई है। तो जैसे एक परमाणु भी दूसरे परमाणु को पहचानता है, तो पूरे अस्तित्व का बैकग्राउंड उस पर रहता है कि ये दोनों मिलके और कुछ नया परमाणु बनाएंगे, है ना। एक कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O बनाएंगे, तो वो दो सिर्फ क्रिया नहीं है, वो उसके मूल में पूरे अस्तित्व को, पूरे धरती की व्यवस्था को पहचान कर वो क्रिया हो रही है। तो ये जो चीज है, ये यही साइकोलॉजी में आनी है कि हम क्रिया करते रहते हैं। तो अगर जब तक हम दर्शन से नहीं जुड़े हैं, या हम बहुत सतर्क नहीं है, जिसको सतर्कता बोले दर्शन में, तो हम क्रिया करते रहते हैं, क्रिया का बैकग्राउंड हमको ध्यान नहीं रहता है। तो उसका हमको कारण पता नहीं रहता है ना, उसका हमको प्रभाव पता नहीं रहता है, हम किस उद्देश्य से क्रिया कर रहे हैं ये भी पता नहीं रहता है। तो ये सारा हमारे हमारे एक तरह से कॉन्शियस में आ जाए, है ना। अभी इसको बोल रहे हैं कि भाई सब कॉन्शियस में चलता रहता है, अभी की साइकोलॉजी में जो बोल रहे हैं, पर ये सब कॉन्शियस में आ जाए। इसी को ही दर्शन जो बोल रहा है कि क्रिया से अधिक ज्ञान ही समाधान है, यानी कि अस्तित्व में सिर्फ क्रिया ही नहीं है, क्रिया के मूल में एक ज्ञान भी रोल प्ले कर रहा होता है, जो कि मानव में जानना, मानना, पहचानना के रूप में रोल प्ले करेगा, और वो किसी न किसी रूप में जड़ में भी पहचानना के रूप में रोल प्ले करता रहता है। तो इसको मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान बोल रहे हैं। यानी कि मेरी जो क्रिया है, जो कि बेसिकली कार्य और व्यवहार है, उसके मूल में कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस में जानना, मानना और पहचानना हो रहा है, वो भी मेरे को, मैं उसके लिए अवेयर हो जाऊं, सतर्क हो जाऊं उसको, और उसके साथ में काम करूं। तो ये जो मनाकार को साकार में सिर्फ कर रहा हूँ, करता रह रहा हूँ, उसके मूल में जब मेरा ये व्यवहार, विचार और अनुभव पर भी ध्यान जाता है, और मेरी ये जो परावर्तन क्रिया हुई मनाकार को साकार करना, इसके मूल में मुझे क्या आस्वादन हो रहा है, इसके मूल में मुझे क्या तुलन हो रहा है, इसके मूल में मुझे क्या साक्षात्कार का स्टेटस क्या है, मेरा बोध का स्टेटस क्या है ना, और कितना मुझे इसमें इसके साथ मुझे अस्तित्व कितना दिखाई दे रहा है ना, सहअस्तित्व कितना दिखाई दे रहा है। तो ये सारा चीज मुझे दिखाई देना, ये मेरी मनस्वस्था बनता है। तो इसको अपन एक तरह से देखेंगे तो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में यही डालेंगे। इसमें फिर तो ये बनता है कि जो साइकोलॉजी का पर्पज क्या हुआ, कि पर्पज ये हुआ कि
कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट इसका पर्पज हुआ है इस सब्जेक्ट का, और ऐसा कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट होना जिससे मैं समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व पूर्वक जी सकता हूँ। तो ये साइकोलॉजी का पर्पज हुआ है ना। अभी जैसे मतलब साइकोलॉजी में ये दो चीज बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है कि मतलब साइकोलॉजी का पर्पज क्या है और मानव का पर्पज क्या है। तो ये अंडरलाइन सब्जेक्ट का एकदम अंडरलाइन प्रिंसिपल होगा कि साइकोलॉजी की जरूरत क्या है कि मानव समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व पूर्वक जी सके, ये साइकोलॉजी का पर्पज है। तो समाधान कैसे होता है? तो संबंध पूर्वक जीते हैं, संबंध पूर्वक में जीने लग जाऊं, उसी से मेरी मनोस्वस्थता होगा, तो उसी के अर्थ में ही साइकोलॉजी होगा। फिर संबंध पूर्वक जीते हुए ही समृद्धि भी होगा, परिवार में समृद्धि होगा, संबंधों का फैलाव के रूप में अभय होगा, संबंध को हम पूरी मानव जाति तक पहुंचा देंगे, सहअस्तित्व तक पहुंचा देंगे, पूरे धरती की व्यवस्था तक। उसी में ही मेरे को मतलब समाधान होगा या सुख, शांति, संतोष, आनंद होगा। तो इस तरह से अपन साइकोलॉजी को एक तरह से उसका स्कोप, उसका जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो सारा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक समय पे मेरा ये भी ध्यान गया है कि जैसे अपन जीवन क्रिया को जब पढ़ते हैं ना, तो जो मैं बोल रहा था कि शुरू में काफी सारा व्यक्तिवादी तरह से देखते थे, तो मेरा एक समय ध्यान गया कि जैसे जीवन की जो पहली जो क्रिया है उसी को ही देखें तो वो संबंध का चयन से शुरू होता है। तो एक बार एक इंसिडेंट भी था जिसमें मतलब मेरे को विधि ने सुनाया था, वो उनके साथ हुआ था। वो विधि और उनके एक मित्र बाबा जी के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली बाबा जी से पूछा कि बाबा जी हम ये पपीता खा रहे हैं तो पपीते का चयन कर रहे हैं ना, और पपीते का आस्वादन कर रहे हैं ना। तो बाबा जी ने बड़ा जोर से डांटा। तो उन्होंने कहा कि पपीते का थोड़ी चयन आस्वादन होता है, मूल्यों का चयन आस्वादन, मूल्यों का आस्वादन संबंध का चयन होता है। तो फिर वहां से मेरा एक तरह से ये चेंज हुआ कि उसके पहले हम जैसे 4.5 क्रिया को देखते तो ऐसे देखते थे कि हमने गाड़ी का चयन किया, फिर गाड़ी के लिए आस्वादन हो गया, कपड़े का चयन किया, कपड़े का आस्वादन हो गया, कौन सा कपड़ा खरीदना है उसका तुलन हो गया, उसके लिए विश्लेषण हो गया है ना, कौन सी गाड़ी खरीदनी है और उसमें कैसे बैठेंगे, कैसे चलाएंगे, इसका चित्रण हो गया। तो वो पूरा चेंज हुआ कि ये जो सारी क्रिया जो जड़ के साथ जो क्रिया कर रहे हैं ना, उसमें बेसिकली बहुत सारा ना जीवन का इन्वॉल्वमेंट का जरूरत भी नहीं होता है। जैसे हम जो बोल रहे हैं, हम उदाहरण ले रहे हैं कि कपड़े का चयन हुआ, तो हमको पता लगेगा कि कई बार हम बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, बस उठा के पहन लेते हैं। तो जीवन जहां पर लग रहा है, यहाँ तक कि अगर ज्ञानेंद्री भी किसी जगह पर लग रही है ना, तो वो तब लगती है जब हम थोड़ा कॉन्शियस होते हैं। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय के लिए भी वो अप्लाई होता है ना, उसकी तुलना में जीवन के लिए तो बिल्कुल ही अप्लाई होगा। जीवन लग रहा है मतलब हमको पता होगा ना कि क्या हो रहा है जीवन में। जब हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है तो उसमें जीवन कैसे माना जाएगा। तो अभी फिर जैसे बहुत सारे साइकोलॉजी के रिसर्च भी ऐसे आ रहे हैं कि जिनको हम मानते थे कि कॉन्शियसनेस उसमें इन्वॉल्व हो रही है, उसमें कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइविंग का जो केस लेंगे ना, तो उस पर बहुत सारे रिसर्च हुआ है कि ऐसे बहुत सारे केसेस जिसमें कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है वो भी तय नहीं हो पा रहा है। तो हमको बहुत ध्यान भी नहीं रहता है, मतलब हम अवेयर हैं कि नहीं अवेयर है, हमको ध्यान भी नहीं रहता है और हम ड्राइविंग करते रहते हैं, जबकि ड्राइविंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है ना। तो इस तरह की जो चीजें है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी, यहाँ तक कि अगर हम गणित में बहुत अभ्यस्त हो जाएंगे ना, तो हम गणित भी बिना मतलब कॉन्शियसनेस लगाए कर सकते हैं ना। बहुत सारे एकदम जैसे ब्रेन के न्यूरॉन ही सेट हो गए, हम ऐसा कैलकुलेशन कर देते हैं, है ना। तो जो जड़ के संबंध में 4.5 क्रिया का बहुत विशेष रोल नहीं है, वो बहुत सारा ब्रेन के साथ ही पूरा हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जब हम जीवन को अध्ययन कर रहे हैं और साइकोलॉजी को जब उसमें मतलब अध्ययन कर रहे हैं, और जब हम मानव का कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए जब पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जब हम संबंध को ध्यान में लाएंगे तो वहीं पर ही मतलब कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट का संभावना बनता है। तो इसलिए यहाँ पर उसकी परिभाषा में चेंज हुआ थोड़ा सा कि कुल मिला के परिवार मूलक जीने के लिए साइकोलॉजी है, उसमें हम ठीक से जी पाए उसके लिए साइकोलॉजी है। इसको यहाँ से भी देखते हैं जैसे दर्शन किस तरह से जोड़ रहा है कि जो जैसे मानव दर्शन में अपन चैप्टर 3 पढ़ते हैं, तो सहवास की बात कर रहे हैं ना। तो सहअस्तित्व सहवास के द्वारा प्रकट होता है। तो ये जो है कोएबिशन ऑफ यूनिट इटसेल्फ इज एन एक्सप्रेशन इन कोएक्जिस्टेंस ऑफ ओमनिप्रेजेंट स्पेस एंड ईच एंड एवरी यूनिट।
तो ये लाइन है मानव दर्शन में कि सहअस्तित्व सहवास के द्वारा प्रकट होता है। तो जो सहवास है, जो बेसिकली गठन है, तो हर चीज, पूरा अस्तित्व गठन के रूप में ही है। मानव भी एक गठन के रूप में है ना, मैं और शरीर का सहवास है। परिवार भी एक गठन के रूप में, समाज भी एक गठन के रूप में। फिर इस तरह से देखेंगे तो वो एक परमाणु भी अंशों के रूप में दिखाई देता है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि अंश का अध्ययन नहीं हो सकता है। तो वहां से लेके फिर वो अणु बनाता है, अणु रचना बनाते हैं, तो सहवास का ही प्रकटन है। तो जो विकास जो हो रहा है ना, जो परमाणु में विकास क्रम भी हो रहा है, वो भी सहवास के माध्यम से ही हो रहा है। तो इसलिए जो है हमको साइकोलॉजी जब पढ़ रहे हैं तो उसमें मानव को जब परिवार के रूप में देखते हैं, समाज और परिवार के बाकी सोपानों के रूप में देखते हैं, खंड समाज तक, उसके रूप में ही मानव का अध्ययन संभव है और उसका विकास भी संभव है। तो इसके बाद हम साइकोलॉजी में कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि ये जो सहवास जो है उसके मूल में अभी तक जैसे मानव जाति ने इतना तो पता नहीं है कि इंटरेक्शन होते हैं दो चीजों के बीच में, पर ये इंटरेक्शन होते हैं, उसके मूल में कोई उनका कनेक्शन के लिए कोई मीडियम बनेगा, कोई माध्यम बनेगा जो उनको जोड़ रहा है। फिर उनको जोड़ रहा है तो फिर मतलब साइमल्टेनियसली उनको अलग भी रखे हुए है ना, अतिक्रमण भी नहीं करने दे रहा है, तो नियंत्रण में भी है, रेस्ट्रेंट भी है वो। तो इस तरह से ये एक व्यापक सत्ता की भी जरूरत पड़ती है। तो उनको जोड़ना और उनको अलग करना तो एक चीज है, पर उनको दिशा भी देने की एक चीज है, तो उनको दिशा भी मिल रही है। तो इस क्रम में ये श्रम गति परिणाम की बात हो रही है, तो ये हम साइकोलॉजी में इसको डालेंगे कि श्रम गति परिणाम कोई चीज अस्तित्व में, तो सहअस्तित्व को हम जी पाए और सहअस्तित्व को समझ पाए, तो उस क्रम में ही हम लोग मतलब मनोविज्ञान को पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो जो सहवास है, सहवास के मूल में सहअस्तित्व है। इस सहअस्तित्व पर ध्यान जाना ये मनोविज्ञान का मतलब आधार बनेगा। तो यहाँ के बाद जैसे कंप्लीटनेस की बात हो रही है कि सहवास में जो जड़ परमाणु हैं वो आपस में मिलकर श्रम गति परिणाम के रूप में चल रहे हैं। तो वहां पर अगर देखेंगे ना तो श्रम बहुत दिखाई नहीं देता है, वहां पर जो है गति और परिणाम ही दिखाई देते हैं। जड़ परमाणु दूसरे जड़ परमाणु के साथ मिलकर चल रहे हैं, टाइम देख, जड़ परमाणु दूसरे जड़ परमाणु के साथ में मिलकर चल रहे हैं, तो उसमें हमको श्रम बहुत विशेष रूप से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो सापेक्ष गति करते रहते हैं। फिर उसमें जो है ह्रास भी होता रहता है, विकास भी होता रहता है। तो ये जो श्रम है ये विशेष रूप से हमको, जब ये गठन पूर्ण हो जाता है परमाणु, है ना, मतलब एक तरह से देखें तो श्रम गति परिणाम में से परिणाम की पूर्णता आ गई है, तो अब उसको श्रम की ही पूर्णता करनी है। तो यहाँ पर श्रम हमको विशेष रूप से दिखाई देता है कॉन्शियसनेस में। तो जो ये श्रम किस रूप में दिखाई दे रहा है कि जैसे पदार्थ, प्राण, जीव, ये सहवास का प्रकटन तो हो गया, पर वो सहवास के मूल में क्या चीज थी, जिस आधार क्या था उस सहवास को प्रकट होने का। तो बहुत सारे मानव जाति ने अभी तक सोचा, तो उसके मूल में जो आदर्शवाद है उसके हिसाब से तो ये जो गति और परिणाम हुआ है इसके मूल में ईश्वर रहा है, तो ईश्वर उसका कारण रहा है। और जो मटेरियलिज्म जहां पर गया तो वो मटेरियली उसका कारण रहा और स्ट्रगल उसका कारण रहा। तो यहाँ पर अगर हम कोएग्जिस्टेंस को देखते हैं, सहअस्तित्ववाद को देखते हैं, तो जो श्रम है, मूल जो श्रम है, मूल जो चेष्टा है, वो व्यापक के कारण हमारे अंदर मूल चेष्टा आ रही है, और उसके कारण ही जो पूरा जड़ परमाणु भी सहवास के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में, है ना, जुड़ने की प्रवृत्ति है। मानव के अंदर भी जुड़ने की प्रवृत्ति आती है, तो हम दूसरे मानव से जुड़ते हैं, है ना, कबूतर भी कबूतर के साथ जुड़ता है, कुत्ता भी कुत्ते के साथ जुड़ता है ना, मानव भी मानव के साथ जुड़ता है। तो ये बहुत नेचुरल प्रभाव है, प्रवृत्ति है हमारी, पर ये पूरा नहीं पड़ता। तो पूरा इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अभी ये जो श्रम है ये शोभ हो जाता है इसका। तो इस श्रम की निरंतरता हो जाए ना, ये श्रम मेरे अंदर स्थिर हो जाए, जैसे परिणाम स्थिर हो गया वैसे श्रम भी स्थिर हो जाए, तो उसका विश्राम आ जाए। तो ये श्रम यानी कि मुझ में, मानव में विशेष रूप से दिखाई देता है कि दूसरे मानव के साथ वो सहअस्तित्व से जीना चाहता है ना, वो
जानवर के साथ ऐसा नहीं दिखता है कि उसको जानवर से लड़ाई हो गई तो बहुत विशेष पीड़ा हो रही है, पर मानव को दूसरे मानव के साथ संघर्ष हो रहा है तो उसको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, और उसकी निरंतरता चाहता है विश्वास की, और स्वयं के साथ भी निरंतरता चाहता है। तो ये दिखाई देता है कि श्रम को प्रकट करना है हमको। तो जो कॉन्शियसनेस का पर्पज हम साइकोलॉजी में डाल सकते हैं कि कॉन्शियसनेस का पर्पज ये हुआ कि जो जड़ परमाणु है वो 3 अवस्था प्रकट हो गई, पर उनका आधार प्रकट नहीं हुआ। तो किस आधार से, मतलब क्या शक्ति थी उनके पीछे, तो ये जो व्यापक सत्ता प्रकट नहीं हो पाया 3 अवस्था में। तो जो कॉन्शियसनेस है वो विशेष रूप से ये जो व्यापक सत्ता है ना, जिसको हम परमात्मा भी बोल रहे हैं ना, आधारभूत सत्ता बोल रहे हैं, तो उसको प्रकट करना कि सहअस्तित्व का आधार जो है वो संघर्ष नहीं है, सहअस्तित्व का आधार सहअस्तित्व है। इसको प्रकट करना ही कॉन्शियसनेस का रोल है ना। इसके अलावा जो है वो इस श्रम का कोई और काम नहीं है, नहीं तो ये श्रम का प्रमाणित नहीं होता ये श्रम। तो ये जो चीज है कैसे ये पूरा होता है श्रम को देखें तो कि ये एक नेचुरल टेंडेंसी है डेवलपमेंट की, है ना। तो ये जो यहाँ पर बताया मैंने कि ये 3 अवस्था में मैनिफेस्ट हो भी गया है, लेकिन उनका बेसिस मैनिफेस्ट नहीं हुआ है ना। तो ये जो श्रम है ये शुरू से चलता आ रहा है, और मानव में ये श्रम विशेष रूप से हमको स्वयं के साथ, दूसरे मानव के साथ और पूरे अस्तित्व के साथ हार्मनी में जीने के लिए हमको श्रम चाहिए, है ना। तो ये जो इस पूरे सहअस्तित्व को समझने के लिए फिर से हमको सहवास की जरूरत पड़ती है, जिसको इंग्लिश में कोहैबिटेशन कह रहे हैं। तो इस सहवास में ही हमको ये सहअस्तित्व समझने की आवश्यकता भी बनती है। पहले तो कि जैसे अब संबंध में जब तक हम नहीं जी रहे होते हैं ना, तो हमको बहुत ज्ञान का जरूरत नहीं दिखाई देता है ना। जैसे हम देखेंगे तो जब हम लोग युवा होते हैं, शादी वादी नहीं होती है, तो हमको लगता है कि भाई हम तो बहुत अच्छे से जिएंगे, है ना, संबंध में, पति पत्नी में। हमारे माता पिता नहीं जिए थे, हम तो बहुत बढ़िया से जिएंगे, है ना। हमारे बड़े भाई बहन जिनकी शादी वादी हो रखी है, उनको हम बहुत सारा ज्ञान भी दे देते हैं ना, कि लड़ाई नहीं करना चाहिए, है ना, मिलजुल के रहना चाहिए। तो क्योंकि हमको जब तक वो संबंध में हम खुद इन्वॉल्व नहीं हुए ना, तब तक हमको ऐसा दिखाई नहीं देता है कि हमको कुछ विशेष ज्ञान की जरूरत है। हम उसके बिना ही अपने आप को समझदार माने रहते हैं। तो ये मुझे समझदार होना है, मुझे समझने की जरूरत है। हम संबंध में एंट्री करते हैं ना, तभी हमको दे देते हैं। तो सहवास के माध्यम से ही सहअस्तित्व प्रकट होता है ना। तो उसमें जब जाते हैं तो हमारी आवश्यकता बनती है। तो जैसे उत्पादन के संदर्भ में भी कहा गया है ना कि आवश्यकता से उत्पादन होता है। तो एक जड़ क्रिया भी आवश्यकता से हो रही है, तो चैतन्य क्रिया तो और बड़ी चीज है ना। तो उसमें जो मूल्य है, मूल्यों की जो समझ है, उसकी जो आवश्यकता है, वो तो उस क्रिया में जब एंटर करते हैं तभी आते हैं। तो इसलिए भी फिर अपन यहाँ पर साइकोलॉजी के साथ में इसको जोड़ रहे हैं ना, सहवास को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से फिर अपन आगे आएंगे तो मानव जाति के पास अभी विशेष ताकत है कि जो सहवास, जिसको बाकी 3 अवस्था भी प्रकट कर रही थी, तो ये पहले हम एफर्ट में यानी कि श्रम में ज्ञान को प्रकट करते हैं, उसके साथ रियलाइजेशन होता है, और उसके बाद हम इस सहवास को, जो कि 3 अवस्था में सहवास ही रह गया है ना, जिसकी परिभाषा है कि वो अलग भी हो जाता है, पर हम पूरी मानव जाति को ऐक्य में भी ला सकते हैं ना। तो एक जो यूनिफिकेशन एक जिसको बोल रहे हैं कि मतलब जहां पर हम पूरी मानव जाति को एक सिंगल एंटिटी के रूप में ला सकते हैं। तो यहाँ तक मानव जाति का स्कोप है ना, जो हमको साइकोलॉजी में समझ में आता है कि आचरण पूर्णता तक जाना है, और हमको सिर्फ एक मानव की सहज चाहना होती है कि वो पूरी मानव जाति के साथ में जुड़े, जिसको मानव लक्ष्य में सहअस्तित्व भी बोल रहे हैं, चौथा गोल जो है। तो वहां तक हमारी जीने की मतलब पूरी हो सकती है, और उसके लिए पूरा अस्तित्व बना ही हुआ है। तो ये सब अपन साइकोलॉजी में स्कोप में रूप में दे सकते हैं कि अभी की साइकोलॉजी कंप्लीटनेस की बात नहीं कर रही है, और यहाँ पर जड़ में भी कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लीटनेस के रूप में। फिर चैतन्य में हम व्यापक को पहले स्वत्व होता है हमारा, है ना, सहअस्तित्व स्वत्व होता है, सहअस्तित्व के रूप में व्यापक सत्व होता है, और फिर उससे एक दूसरी पूर्णता हो रही है चैतन्य में, जो कि पहली पूर्णता को प्रमाणित भी कर रही है, और फिर उसके बाद में एक फाइनल प्रमाण भी है जो पूरी मानव जाति एक साथ होती है। तो फिर ये भी अपन इसमें दे सकते हैं कि जैसे जो कोई भी यूनिट है, तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है ना, उसका एक आचरण है। तो जो
मानव है उसका न्यायपूर्ण व्यवहार ही उसका पर्पज है ना, जो कि परिवार में पूरा होता है। फैमिली का जो पर्पज है वो ये है कि ये मानव जो सब मिलकर समाधान समृद्धि को पालें। तो इस तरह से हम पूरे उस गठन को बता सकते हैं कि समाज का क्या है, कि समाज फिर से परिवार को एक वातावरण देता है, संस्कृति सभ्यता के रूप में एक वातावरण देता है। तो जो परिवार में जो संस्कृति सभ्यता है वो अखंडता सार्वभौमता पूर्वक है ना, निरपेक्ष रूप से सारे लोग एक दूसरे से जुड़े, उसके लिए समाज एक कंड्यूसिव वातावरण देता है। उसके साथ में जो गुरु संबंध भी हमको समाज से मिलता है, तो ज्ञान के लिए आधार भी मिलता है। तो ये व्यवस्था वाला अभी हम थोड़ा सा और आगे आएंगे, इन चारों को एक और चीज में देखेंगे। तो इसके बाद में जो अभी तक जो साइकोलॉजी में या सोशियोलॉजी में सोल्व नहीं हो पा रहा, ये है कि भाई कैसे बहुत सारे वेरिएशंस है ना, गुण में वेरिएशंस होते हैं, उनको हम एकता से कैसे पा सकते हैं, है ना। कैसे हम चरित्र को, कि बहुत सारे रेस में, जेंडर में है ना डिफरेंस है, तो उसके साथ हम चरित्र कैसे पूरा कर सकते हैं। फिर ये जो एजिंग और जनरेटिविटी यानी कि उदारता और जो आयु वाली जो चीज है वो परंपरा के रूप में कैसे हो सकती है ना, ये सब अभी अभी सोल्व नहीं है। ये सब, ये संस्कृति सभ्यता सोल्व नहीं है ना, ये परंपरा सोल्व नहीं है, मतलब इनकी बात भी नहीं है ठीक से। फिर ये पावर डायनेमिक्स नहीं है परिवार में, कि डिसीजन मेकिंग क्या होगी, पावर किसके पास में रहेगी, है ना। तो ये भी एक तरह से देखें तो विधि व्यवस्था का भाग है ये संस्कृति सभ्यता है विधि व्यवस्था। फिर उसके बाद में एक चरित्र भी हो गया, है ना। फिर उसके बाद में ये इमोशंस के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है अभी साइकोलॉजी में। तो जो श्रम है ना, वो बेसिकली इमोशन के रूप में ही श्रम है हमारा। तो मूल श्रम हम जड़ के साथ नहीं कर रहे, मूल श्रम हम भावों के साथ में ही कर रहे हैं ना। तो ये मूल्य वाला हो गया। फिर एक ये फिजिकल लेबर परिवार में ये भी आ जाता है कि श्रम का कैसे, जो फिजिकल श्रम है उसका भी किस तरह से हो रहा है, और उसके साथ में जो आवश्यकताएं, सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं की परिवार में कितनी जरूरत है, कितनी नहीं है। तो ऊपर देखेंगे तो मूल्य, चरित्र, नैतिकता, नैतिकता में फिर संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था, और फिर ये फिजिकल वाले एस्पेक्ट। तो ये सब अपन इनके आधार पे परिवार में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उन सबको कैसे कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट से इनका कैसे समाधान हो सकता है, ये सब अपन डाल सकते हैं। चाहे और भी है कि ग्लोबलाइजेशन, और ये पूरा थ्योरेटिकल है, ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जा रहा है, और बाकी सब्जेक्ट कैसे उससे जुड़ रहे हैं, है ना। तो फिर साइकोलॉजी में जो अभी जो पढ़ाया जाता है ना, तो दर्शन कैसे उनको रिप्लेस कर रहा है, कि जैसे साइकोलॉजी में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं साइको एनालिसिस, है ना, और साइकोडायनेमिक्स। तो ये दर्शन इसको बहुत ही अच्छे से सोल्व कर रहा है कि जैसे फ्रॉइड बात करता है कि वो तीन चीज देता है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो ईड जो है वो बहुत मानव एकदम जो मन जिसको बोल रहे हैं ना दर्शन में, शरीर से जुड़ना, पर वो बहुत ही उसका गंदा स्वरूप बता रहा है कि वो जानवर वाली प्रवृत्ति है। तो वही कॉन्शियस में होती है। और फिर उसके बाद सुपर ईगो होता है जिसको अपन एक तरह से बोल रहे हैं ना, समाज से जुड़ना है। तो वो सामाजिक प्रभाव जो है उसकी बात कर रहे हैं। और फिर वृत्ति जिसको बोल रहे हैं अपन, उसको ईगो जैसा कोई चीज बोलता है, जो कुछ कुछ कैलकुलेशन करता रहता है दोनों के बीच में, कि सोशल होना है और एकदम भोग वाला होना है उसके बीच में। तो उसमें वो बोलते हैं कि ये सारा ही सबकॉन्शियस में रहता है। ईगो भी सबकॉन्शियस में रहती है, विचार मतलब जो चल रहे हैं वो भी सबकॉन्शियस में है। सुपर ईगो, चित्रण और मान्यताएं तो सुपर सबकॉन्शियस में ही, और ईड का बहुत थोड़ा सा भाग ही कॉन्शियस में रहता है। तो और सिर्फ सबकॉन्शियस में तो रहता ही है, उनको भी पता है, भ्रमित अवस्था में रहता है, पर उसके बारे में उनको शब्द और उसके कुछ भी अनुमान नहीं है दूर दूर तक। तो उसकी तुलना में जो दर्शन जो है वो पूरा एकदम कंप्लीट साइको एनालिसिस दे रहा है ना, कि और उसको बहुत रिफाइन भी कर रहा है कि मन जो है वो एकदम कोई जानवर वाला चीज नहीं है, उस संबंध के चयन से शुरू हो रहा है। और अभी भी जो देखेंगे तो वो इसी तरह से ही हो रहा है ना। तो ये 10 क्रिया है, मैं इसको थोड़ा सा भी नहीं लूंगा, आप लोगों को सब पता ही होगा। इसके साथ में जो 10 क्रियाएं है ना, मैं बस यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन 10 क्रियाओं को मतलब एक जो मैंने पहले भी ध्यान दिलाया था कि सिर्फ विचार रूप में ना देख के इनको संबंध से जोड़ के देखना चाहिए। तो वो अपन साइकोलॉजी में दे सकते हैं, है ना, संबंध से जोड़कर सारी क्रियाओं को। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो साक्षात्कार की क्रिया है ना, ये जागृत मानव के आचरण से जुड़ती है ना, इस तरह से सब संबंध से ही जुड़ता है। बुद्धि भी जागृत मानव के आचरण हमारा स्वतः जाव से जुड़ता है। तो ये तो परंपरा से जुड़ता है, ये पूरी मानव जाती है। तो संबंध में हो रहा है ये सारी 10 क्रियाएं, है ना। तो मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, है ना दीदी, 5 मिनट में कर दूं मैं इसको, फिर अपन क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, है ना, ठीक है ना। जी भैया बिल्कुल। हाँ ठीक।
तो साइको एनालिसिस और साइको डायनेमिक्स की बात हो रही है ना। डायनेमिक्स मतलब फोर्स क्या है ना। तो ये जो बल की भी बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जहाँ बात करें तो दर्शन निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण की बात कर रहा है ना। तो निरीक्षण मतलब इंट्रोस्पेक्शन, तो इंट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन की पहले भी बात करते रहे हैं, और उसका कोई ना बेस नहीं होता, बिना बेस के इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो सकता है। तो जो बेस दर्शन दे रहा है कि रूप गुण स्वभाव धर्म इंट्रोस्पेक्शन का बेस है, तो उसके मूल में स्वभाव और धर्म है इंट्रोस्पेक्शन का बेस जो है निरीक्षण का। और फिर ये तो अस्तित्वगत आधार हो गया, फिर मानव जाति में भी आधार है निरीक्षण का कि भूमि एक मानव जाति एक मानव धर्म एक ईश्वर व्यापक। फिर परीक्षण दे रहे हैं अपन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो अभी जो एजुकेशन है वो लार्जली परीक्षण भी थोड़ा सा ही है, उसमें ज्यादा तो सर्वेक्षण के ऊपर है। तो परीक्षण में जो है ये सब आ रहा है कि उसमें पूरा वातावरण दे रहे हैं अपन, जो विद्यार्थी है उसको ना निरीक्षण के लिए वातावरण दे रहे हैं, कंडूसिव वातावरण को निरीक्षण, कि स्कूल का रोल क्या है उसमें, फैमिली का रोल क्या है उसमें, है ना, टीचर का रोल क्या है उसमें। फिर उसके बाद दर्शन, और ये एक मानव दर्शन में एक सूत्र आता है कि व्यवस्था का दबाव प्रभाव में मन का प्रत्यावर्तन होता है, तो विद्यालय ऐसा वातावरण दे रहा है ना। सामाजिक आचरण से वृत्ति का प्रत्यावर्तन हो रहा है, तो परिवार ऐसा दे रहा है। तो इन सबको अपन डिटेल कर सकते हैं कि चित्त का प्रत्यावर्तन होता है ये मानव से जागृत के लिए पूरा एक फ्रेम दे रहा है दर्शन, तो इसको अध्ययन प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। फिर एक साइकोलॉजी में एक भाग क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वो पैथोलॉजिकल साइकोलॉजी है अभी, है ना, पैथोलॉजी की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं साइकोलॉजी फॉर जनरल ह्यूमन बीइंग, है ना। तो इसको कुछ नया नाम देने का जरूरत नहीं है, बेसिकली वो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान ही है। तो अभी हम रोग मनोविज्ञान की नहीं बात कर रहे हैं, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उसमें अभी साइकोलॉजी में डिफाइन नहीं हो पाया कि नॉर्मल क्या होता है ना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या होता है। कभी बोलते हैं कि एवरेज वाला नॉर्मल होता है, कभी बोलते हैं कि जो सब जगह फिट हो जाता है वो नॉर्मल होता है ना। पर यहाँ बोल रहे हैं कि समझदार जागृत मानव को नॉर्मल बोल रहे हैं, और बाकी को भी एबनॉर्मल नहीं बोल रहे, पर जागृति क्रम में बोल सकते हैं। तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में नॉर्मल लोगों के जो इश्यूज होते हैं उनको कैसे सोल्व कर सके, जो कि सारी जनता उसमें आ जाएगी, है ना। वो पैथोलॉजी वाले, किसी को न्यूरोसिस साइकोसिस हो गया, वो थोड़े से लोग होते हैं। तो प्रियत लाभ में जो अंतर्विरोध है उसको हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। फिर 3 प्रकार के जो बंधन है, इच्छा बंधन आशा बंधन विचार बंधन, उनको यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, है ना। फिर जो षड विकार है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, है ना, उसको यहाँ कर सकते हैं, है ना। फिर ये मन में है, तो फिर ये वृत्ति में हट है ना। फिर चित्त में अभिमान और आसक्ति है। तो ये वो जिस तरह से बहुत सारे सोल्व करने के जो टेक्निक्स और ये सब दे रहे हैं ना, सिद्धांत, वो सब तो दर्शन बहुत ही डिटेल में उसको दे रहा है कि पदार्थावस्था में आसक्ति से क्या कुप्रवृत्तियां होती है, प्राणावस्था में आसक्ति से क्या कुप्रवृत्तियां होती है ना, जीवत्व में आसक्ति से क्या कुप्रवृत्तियां होती है। तो बुद्धि के लेवल पर अहंकार बताए हैं। ऐसे ही फिर साइकोलॉजी का एक बड़ा भाग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर आहार विहार व्यवहार को पर्सनैलिटी बोल रहे हो, फिर व्यवहार में भी बहुत सारे पर्सनैलिटी बताए हैं। तो जैसे वो बहुत सारे बोले ना कि पैरानोइड कुछ होता है, और है ना वो ऑब्सेसिव कुछ होता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी कुछ होता है। तो वो डिफरेंट टाइम्स के व्यवहार की भी मानव दर्शन की बात कर रहे हैं, वो चैप्टर 17 के आसपास करते हैं ना। तो हम पर्सनैलिटीज को भी हम दर्शन के आधार पे और कॉन्क्रीटली डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें फिर एक और चीज बोला है दर्शन की, पर्सनैलिटी जो है ना गुण के आधार पर डिफाइन करने से ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं। दर्शन ने ना स्वभाव के आधार पर पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। तो गुण से स्वभाव देखना है कि स्वभाव से गुण देखना है ना। तो गुण से स्वभाव हम जानवर में देखते हैं, और मानव को हम स्वभाव के आधार पर गुण देखते हैं। तो कोई जोर से बोल रहा है इसका मतलब वो क्रूर है ऐसा नहीं है, वो अच्छी बात भी जोर जोर से बोल सकता है ना। तो जोर से बोलना मतलब गुण। तो उसके बाद काउंसलिंग जो है दर्शन जो है वो संबंध पूर्वक काउंसलिंग की बात कर रहा है, यानी कि हम संबंधों में काउंसलिंग करते ही हैं। तो हमारी काउंसलिंग बहुत ही जनरलाइजेबल काउंसलिंग है, जो कि हर आदमी कर सकता है, कोई विशेषज्ञ करेगा ऐसा नहीं है। और दूसरा एस्पेक्ट हम इसमें जोड़ रहे हैं कि प्रमाण पूर्वक होगा ये काउंसलिंग, है ना। तो मतलब वो हमारे समझ में कुछ नहीं आया, हम प्रमाण कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, उससे पहुंचता भी नहीं है दूसरे को। तो जो जिया है उसके आधार पर ही हम काउंसलिंग कर रहे हैं लोगों को। और एक और दर्शन ग्रुप काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से करता है। जैसे हमारा शिविर जो है ना वो बहुत ही बड़ी वाली ग्रुप काउंसलिंग है। तो ये इसलिए कि हम इस मनोविज्ञान को बहुत आसानी से पूरी धरती तक पहुंचा सकते हैं। तो एक तो हमारे कैंडिडेट भी सब नॉर्मल लोग ही हैं, है ना, और उनके लिए अभी उस साइकोलॉजी में कुछ भी नहीं है।
और ये जो चीज है ग्रुप काउंसलिंग से, एक जिसको शिक्षा का एक लोग शिक्षा वाला भाग बोल रहे हैं, तो इससे सबके लिए हो सकता है। तो ये वाले जो भाग है मतलब साइकोलॉजी में इस तरह से हर एक चीज का विकल्प हमको दर्शन में मिलता है। तो यहाँ पर मेरी बात हो गई है। अभी कुछ प्रश्न या कुछ और जो भी दीदी कहीं कर सकते हैं। ठीक है दीदी। जी जी भैया बिल्कुल। हम्म। किसी के कुछ प्रश्न है तो पहले वो ही ले लेते हैं भैया, वो ठीक रहेगा अगर आपको ठीक लगे तो। नमस्ते भैया। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं भैया? अनर बोल रहा हूँ, राजकोट से। हाँ 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 भैया, नमस्ते 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 एक भैया। वो जानना था कि वो आपने बोला ना कि भाई गुण के आधार पर स्वभाव और स्वभाव के आधार पर गुण, वो जो हाँ पशु और मानव, वो थोड़ा हाँ एक्सप्लोर करें। हाँ। अभी जैसे हम जानवर को देखते हैं ना, तो जैसे शेर को हम देखते हैं तो गुण के आधार पर उसका कैटेगराइजेशन करते हैं कि शेर जो है उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, है ना। और क्योंकि उसका जीना भी उसके आधार पर ही होता है, तो उसके आधार पर ही वो क्रूर और अक्रूर होता है। तो अभी हम मानव को भी भ्रमित अवस्था में रहते हैं ना, तो मानव को भी गुण के आधार पर ही देखते हैं, इसलिए वो साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी भी पूरी गुण के आधार पर बनाया हुआ है। तो एक आदमी मतलब बहुत जोर से बोलता है तो वो मतलब क्रूर है ना। पर ऐसा जरूरी नहीं है। या बहुत ही सॉफ्ट बोलता है तो वो बहुत श्रेष्ठ आदमी है। तो जो जिसको अपन दीनता हीनता क्रूरता बोल रहे हैं, तो बहुत सॉफ्ट बोल के भी लोग हीनता कर सकते हैं ना, ज्यादातर हीन लोग सॉफ्ट ही बोलते हैं। तो इस तरह से गुण के आधार पर स्वभाव पूरा नहीं पड़ता मानव में। तो स्वभाव बेसिकली यहाँ पर आहार विहार व्यवहार, और व्यवहार के आगे व्यवस्था में भागीदारी से स्वभाव को देखना पड़ेगा। तो हमको साइकोलॉजी में जो भी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, वो हमको स्वभाव के आधार पर पर्सनैलिटी को डिफाइन करना है। ठीक है ना भैया? अभी गुण के जी आधार पर जी कर रखे हैं लोगों ने। जी भैया, ये स्पष्ट हो गया जी। हाँ धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। वो कलम जो है, एक भैया के साथ बैठे थे, तो उनका छोटा बच्चा था। तो हमने उनसे वैसे बात चल रही थी संस्कार के बारे में, तो हमने उनसे पूछा है कि इसकी मूल प्रवृत्ति पर क्या ध्यान गया। तो बोले कि ये ना, मैंने उसको बताया कि असंग्रह स्नेह विद्या सरलता भाई मूल प्रवृत्ति, तो बोला इसके मतलब संग्रह बहुत है। तो मैंने बताया क्या उदाहरण बताओ कैसे दिखा, तो बोलता है ये ना अपने खिलौने को ना पकड़ के रखता है, दूसरे बच्चों को बिल्कुल नहीं देता। तो मैंने उसको कहा कि इसको थोड़ा और ऑब्जर्व करो, कि हो सकता है कि वो अपनी मम्मी से जोड़ रखा उसने कि भाई ये मेरी मम्मी ने दिया है, मेरे पापा ने दिया है ना खिलौना, इसलिए वो उसको शेयर नहीं कर रहा हो। तो असंग्रह नहीं है, हो सकता है कि वो स्नेह हो, जिसको आप संग्रह देख रहे हो सकता है वो मम्मी के लिए स्नेह हो। तो ये गुण के आधार पर नहीं देखना बनेगा, है ना, उसको फिर हमको बहुत सारे सिचुएशंस में देखना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन लगेगा इस सारी चीज में। तो ठीक है ना जी भैया? जी भैया। हेलो जी भैया, एक प्रश्न पूछना था, पूछ सकती हूँ अभी? हाँ हाँ आपने मूल चेष्टा की बात की है कि मूल चेष्टा व्यापक में है, और जैसे कि आप बिकॉज यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो आपने बताया कि आपस में परमाणुओं की जुड़ने की प्रवृत्ति होती है और ये नेचुरल भी है। लेकिन ये पूरा हाँ नहीं हाँ पड़ता है मानव मानव के साथ। तो मानव को हाँ इसमें श्रम करना पड़ता है, कुछ आपने इस तरह से भी बताया है। तो हाँ उस जो ये जो पीड़ा जो होती है मानव में, श्रम करना पड़ता है संबंध में जीने के लिए और जुड़ने के लिए, जो कि परमाणुओं में सहज ही है। इसको जरा खोल के बताएंगे भैया? जो मूल चेष्टा जो व्यापक में है, जड़ प्रकृति में, वो हाँ स्पॉन्टेनियस है। they don't have to make much effort, but it's a big effort with human kind। तो उसको जरा और बताएंगे भैया? जो संघर्ष की पीड़ा, आपने एक शब्द यूज किया था। हाँ। एक्चुअल में जो मूल चेष्टा का जो प्रकटन है ना, वो वहाँ एक तो हम जुड़ना चाहते हैं, है ना। जो जुड़ना चाहते हैं वो चाहत के रूप में रहता है। तो जितना जड़ परमाणु में है ना, और बाकी प्राणावस्था में है, मतलब जानवर में भी है, तो जुड़ने की प्रवृत्ति जो है वो तो उनमें भी है और वो मानव में भी है। हम भी जुड़ना चाहते हैं ना, हम भी, कोई अच्छे से बात कर रहा है तो हमको भी अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि हम में उनसे कम है, कि उसमें तो है और हमें उनसे ज्यादा जुड़ने की जरूरत है। मतलब हमारा जो है ना वो, ये जो प्रवृत्ति है वो बेसिकली मन के लेवल पर रहती है।
कि हमको मूल्यों का आस्वादन होता ही है, किसी कोई भी ऐसा नहीं धरती पर जिसको मूल्यों का आस्वादन नहीं होगा। और वो मूल्यों के आस्वादन से काम नहीं चलता, हमको तुलन तक पहुंचना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो तुलन के लिए फिर हमको, तुलन क्या है कि न्याय न्याय धर्म अधर्म सत्य असत्य के बीच में रेखाकरण कर पाना। तो वो रेखाकरण कर पाने के लिए हमको समझ चाहिए, तो उसके लिए समझ चाहिए, संस्कार चाहिए, है ना। उसके लिए फिर हमें शिक्षा हमारी होगी, हमसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो माता पिता जो होते हैं, गुरुजन जो होते हैं, है ना, वो उनसे हम तदाकार होके, श्रेष्ठ लोगों से तदाकार होकर उस दृष्टि को ला सकते हैं। तो वो एक चीज है कि उनके जड़ के बराबर तुम कर ही रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि हमको क्रिया नहीं चाहिए। मतलब हम जुड़ जाते हैं दूसरे आदमी से, क्रिया का बैकग्राउंड हमको चाहिए, है ना। कि हमको सिर्फ दूसरे से अच्छी बात कर रहे हैं वो नहीं चाहिए, हम अच्छी बात कर रहे हैं तो उसके पीछे दृष्टि क्या है वो भी हमको चाहिए, ठीक है ना। तो वो जो बैकग्राउंड जो चाहिए ना, उसके लिए समझ चाहिए फिर, ठीक है ना दीदी। वो बैकग्राउंड पे पूरे अस्तित्व तक जाता है, इसलिए उसके लिए समझ चाहिए। जी ओके, थैंक यू। मुझे लग रहा है कि प्रश्न ही समझ में नहीं आया। व्यापक में मूल चेष्टा है या प्रकृति में मूल चेष्टा है? हाँ हाँ, वो मैंने उसको उसको मैंने करेक्ट नहीं किया, पर वो ठीक है। सहवास के थ्रू ही मूल चेष्टा का प्रकटन हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं दर्शन में। तो इकाई और व्यापक के बीच में सहवास है? नहीं नहीं नहीं, मूल चेष्टा परमाणु में है, पर वो उसका प्रकटन सहअस्तित्व, मतलब सहवास में उसका इकाइयों प्रकटन के होता है। बीच में है ना? हाँ, सहवास इकाइयों तो के बीच में इकाइयों, सहवास है वहां पर, हाँ। लेकिन तो मूल इकाइयों के चेष्टा, पहले भी तो मूल चेष्टा है ना भैया? मूल हाँ चेष्टा मूल तो सभी चेष्टा में है। है। हाँ हाँ हाँ, मूल चेष्टा सभी में है, पर सहवास में उसका प्रकटन होता है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। सहवास वो में तो मानव दर्शन, विकास हो रहा है ना? नहीं ये एक लाइन है मानव दर्शन में, उसको पढ़ देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो जहाँ पर सहवास का बात आता है ना, वहां पर आता है। हाँ ठीक है, वो मूल चेष्टा नहीं बोल रहा था मैं, ये था सहवास ही सृष्टि रचना का मूल कारण है ना। जी सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव और अनुभव है ना। तो प्रेरणा का प्रसव वाली बात कर रहा था मैं, कि जी वो जी। जो प्रेरणा जो है ना, जुड़ने की जो प्रेरणा है, तो सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव और अनुभव है। तो तो तीन तीन बातें हो गई है ना। पहली हाँ बात तो ये है कि व्यापक में मूल चेष्टा नहीं है ना। दूसरी हाँ, बात है व्यापक में इकाइयों, नहीं है। हाँ, व्यापक में नहीं है। इकाइयों में मूल चेष्टा है ना? और हाँ, तीसरी इकाई बात में है है। बिल्कुल बिल्कुल। सहवास इकाइयों की परस्परता में है। हाँ, सहवास इकाई की परस्परता में, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक। ठीक है, और कुछ इसमें मनोविज्ञान को लेकर कोई कुछ बात करना चाहे तो, जो प्रस्तुत किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितने भी वेस्टर्न साइकोलॉजीज हैं, उसमें हम्म जीवन जैसी किसी वस्तु को पहचाने ही नहीं गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल। जीवन के क्रियाकलाप को हम लोग मनोविज्ञान कह रहे हैं। वो लोग हम्म कॉन्शसनेस को कह रहे हैं, जो मटेरियली जो डेवलप होती है कॉन्शसनेस, उसकी क्रिया को मनोविज्ञान कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक फंडामेंटल जो है डिफरेंस है हम्म उनके मनोविज्ञान में और हमारे में। और बिल्कुल बिल्कुल। इसके आधार पे दोनों का कोई निग्रह बिंदु नहीं मिलता है। तो निग्रह बिंदु यदि कहीं मिलता है तो वो आचरण में मिलता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आचरण भ्रमित अवस्था में भी चारों आयाम में होता है और जागृत अवस्था में भी चारों आयाम में होता है। भ्रमित अवस्था में भी संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था है, और जागृत में भी सब संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था के रूप में आचरण है। तो आचरण के आधार पे यदि मनोविज्ञान को हम देखेंगे, तब हम जागृति के सूत्रों तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी इतना ही मेरा थोड़ा सा वो था। बढ़िया। हाँ, बढ़िया रहा। आचरण की बात करनी है मनोविज्ञान में, जो दर्शन ने भी करी है।
फिर भैया आगे इसमें इस तरह से भी जोड़ सकते हैं ना कि क्योंकि ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट आपका जो है आज का, तो फिर ये जो जुड़ना हुआ है वो समाज, परिवार का, सभ्यता और संस्कृति से ही बनता है। तो वातावरण जी जो आपने बोला था अभी कि सभ्यता और संस्कृति मिलकर एक वातावरण देता है जिससे कि मनुष्य समाज और परिवार से फिर जुड़ता है और फिर ये संबंधों में हमें दिखता है। हाँ, वातावरण देता है और ऐसे वातावरण में फिर हमारा प्रत्यावर्तन होता है। जी फिर अगर साइकोलॉजी से प्रत्यावरण जोड़ेंगे, में हाँ आचरण दिखता साइकोलॉजी से है। जोड़ेंगे तो हाँ, ऐसा वातावरण और व्यवस्था मिलती है तो जो अन्याय वाली व्यवस्था में मन का प्रत्यावर्तन नहीं हो पाता है, जो मानव दर्शन में बोल रहे हैं। और अगर सामाजिक आचरण नहीं होगा तो वृत्ति का प्रत्यावर्तन नहीं हो पाता है। ठीक है ना जी। इसमें भैया एक चीज और भी जो आती है हाँ ध्यान हाँ में हाँ भैया। कि व्यक्ति का आचरण जो है परिवार की अविभाज्यता में है, परिवार का समाज की अविभाज्यता, समाज का राष्ट्र की अविभाज्यता में, राष्ट्र का आचरण जो है वो अंतर्राष्ट्र की अविभाज्यता में है। तो जो मनोविज्ञान है यदि वो अविभाज्यता में अध्ययन होगा तभी मानवीयतापूर्ण बिल्कुल आचरण तक बिल्कुल पहुंच बिल्कुल, पाएगा। हाँ यदि इसको जैसा आपने भी कहा कि पहले आप व्यक्तिवादी तरीके से देखते थे, बाद में आपको समझ में आया कि व्यक्ति तो सहअस्तित्व में अविभाज्य इकाई है, हाँ तो उस रूप में आचरण भी अविभाज्यता के रूप में ही स्पष्ट होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल जिसको हम लोग मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं वो पांचों स्थिति और 10 सोपान में अविभाज्यता में आचरण है। उसमें बिल्कुल बिल्कुल। व्यक्तिवादी आचरण जैसी कोई चीज नहीं होती है, परिवार का भी कोई आचरण नहीं होता, समाज का भी नहीं होता है। मानवीयतापूर्ण आचरण में सभी आचरण जो है वो समाये रहते हैं और हम्म, अनुसूयितता के अर्थ में बने रहते हैं, अनुक्रमात्मक रहते हैं और अनुसूयित रहते हैं। तो बिल्कुल अनुक्रमात्मकता का मतलब है कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र अनुक्रम से हैं और आचरण भी अनुक्रम में ही है। और ये अनुसूयित रूप से, क्योंकि अस्तित्व सहअस्तित्व है, इसीलिए अविभाज्यता, अखंडता, सामरस्यता के रूप में इनका जो जुड़ाव है, जो आप शब्द का यूज कर रहे हैं, जुड़ाव जो है वो अखंडता अविभाज्यता के अर्थ में बना रहता है। तो इसलिए मानवीयतापूर्ण आचरण जो है वो अविभाज्यता, अखंडता, सामरस्यता, एक सूत्रता में आचरण है। इस रूप में आज तक कहीं पे भी दुनिया के किसी भी मनोविज्ञान में आचरण का विश्लेषण या अध्ययन नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो बहुत सारे अपन जो क्योंकि मास्टर्स का कोर्स है ना, तो बहुत सारे शोध भी इसमें डाल सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो ये जो मानव संबंधों में ठीक से नहीं जी पा रहा है उसके कारण ही हो रही है। वो थोड़ा सा भाग होता है जिसमें ब्रेन के कारण भी होती है, जैसे छोटे बच्चों में प्रीनेटल और उन सब स्टेज में। पर ज्यादातर जब वो स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कुछ गड़बड़, कुछ ड्रग्स वगैरह न ले लिया हो, कुछ दवाएं न चली गई हो, तो ज्यादातर वो आचरण में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसी के कारण ही होती है। तो ऐसा बहुत सारे शोध भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ शोध ऑलरेडी हुए भी हैं बहुत, जैसे मतलब ये वेस्ट वालों नहीं किए हैं, पर वो शोध तो अच्छे हैं कम से कम। जैसे एक ये जो फैमिली साइकोलॉजिस्ट है ना, मुरे भवन, जिनका कल दिया था, तो उनका एक शोध था, उन्होंने इसको देखा था कि सिजोफ्रेनिक प्रॉब्लम्स के उन्होंने बहुत सारे एनालिसिस किए और पाया कि ये संबंध के कारण सिजोफ्रेनिक हो रहा है। तो प्रॉब्लम का एनालिसिस उन्होंने अच्छा किया है। और कुछ लोगों ने ऐसा भी एनालिसिस किया जिसको वो अटैचमेंट थ्योरी में पढ़ाते हैं इसमें, कि वो भी ठीक लगा मेरे को शोध, कि जैसे बच्चा जो होता है ना, वो जो शब्द लैंग्वेज सीखता है, जो वस्तु से शब्द को एसोसिएट करता है, जैसे आम शब्द से आम को जोड़ता है, तो वो उसकी इंटरनल ड्राइव से ज्यादा रोल उसमें हम जो न्यायपूर्वक उसके साथ प्रस्तुत हो रहे हैं ना, उसका रोल होता है। तो ऐसा कुछ कुछ लोग ये अप्रोच किए हैं, पर हम लोग ऐसी बहुत सारे रिसर्च को दर्शन की रोशनी में और अच्छे से प्लेस कर सकते हैं इनको, गिवन द हमारी एक बड़े फ्रेमवर्क। तो ये जो जीवन है, आचरण है, और उसके साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट है जिसको कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट बोल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये भी अच्छा रहेगा एक बार। जी भैया, ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट है कि जैसा भी भैया भी बता रहे थे कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसने तो मनुष्य के सारे उत्तरदायित्व खुद ही ले लिए। आज अगर एक, जैसा भी आपने बताया कि कुछ बच्चे में गलत आदतें पड़ती, सिगरेट की या झूठ बोलने की या और किसी तरह का कैरेक्टर में मिसमैच होता है, तो वेस्टर्न साइकोलॉजी तो सारा उसको उत्तरदायित्व उस बच्चे से हटा के उसके बैकग्राउंड में और उसके पेरेंट्स पर डाल देता है।
तो इसका मतलब हुआ कि मनुष्य की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आज मैं कोई गलत आदत से पीड़ित हूँ तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये तो और मध्यस्थ दर्शन तो इस तरह से कोई बात नहीं कर। मध्यस्थ दर्शन के अंदर बहुत सुंदर आंसर है कि हम अपने संस्थानों से और अपने प्रयत्न से हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। जीवन है जो कि इस सूझबूझ में समाधान से हाँ नहीं नहीं, उसमें दीदी जो अभ्यास दर्शन में अपन देखते हैं ना, तो उसमें इसका बहुत क्लियर कट दिया हुआ है कि जैसे जो एकदम छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए परिवार की बात करें हैं, है ना। फिर थोड़ा जो बड़ा होता है तो फिर मतलब शिक्षा की भी बात की है ना। फिर जब वो और बड़ा हो गया, शिक्षा से बाहर निकल गया, फिर उसकी बात की है। तो मतलब वो संस्कार तो है, पर एकदम छोटे बच्चे में ज्यादा प्रभाव या वो संस्कार चेंज हो सकता है ना। इसलिए वो माँ बाप की और जो एकदम प्राइमरी एजुकेशन होती है ना, उसकी भी बात किए हैं। ठीक है ना। वो जो भी संस्कार लेकर आया है, शिक्षा ये मानकर नहीं चलेंगे शिक्षा में एकदम छोटे बच्चे के साथ में कि कुसंस्कार भी उसमें हो सकता है। हम उसको मतलब वो पूरा समझ सकता है ऐसा मानकर ही उसके साथ में व्यवहार करेंगे। तो वो एग्जैक्ट लाइन मुझे ध्यान नहीं है, पर वो उस तरह से आता है कि किस आयु तक जो है वो मतलब परिवार को रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे, है ना। तो फिर वो एक थोड़ा एक लेवल का बड़ा हो गया, जब उसका भी बहुत सारा काम करने लग जाता है और वो सुनना भी बंद कर देता है, उसके बाद तो फिर वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना दीदी। जी जी। हम्म। जी, और किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो हम 5 मिनट्स अगर भी आपको समय हो तो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कल भी मेरा इसमें रखा हुआ है, तो अभी क्या अपेक्षा है कल मैं किस तरह का मतलब रखूं कंटेंट को, आप लोग बता सकते हैं दीदी। भैया कल हम लोग थोड़ा आपकी क्या अपेक्षा है। कोर्स स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। मतलब आपके तरफ से अगर कुछ आए तो उस तरह से कुछ, या अच्छा। मनोविज्ञान में भी कुछ अगर आपके फाइंडिंग्स रहे हो तो उसकी भी शेयरिंग रख सकते हैं जैसे आपको अनुकूल लगे। अब वैसे मैंने ऐसे ओवरऑल तो रख दिया है, या तो इसका डिटेलिंग बनेगा या फिर कोर्स स्ट्रक्चर में तो हम लोग बात कर सकते हैं आपस में कि आप लोग किस तरह से सोच रहे हैं, उसमें क्या किया जा सकता है ना। या आप लोग आप इसको देखिए एक बार, आपको इसमें कुछ इंसाइट्स मिले हों उसके, तो हम उसको डिस्कस करके मॉडिफाई कर सकते हैं, जी जी ठीक है। है ना। एक बार आज एक्चुअली मुझे ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए सबके लिए है कि जनरली हम लोग 15-16 लोग होते हैं, बट आज के मीटिंग में ऑलमोस्ट 32 लोगों ने ज्वाइन किया था ड्यूरिंग द मीटिंग। तो ये एक बहुत ही अच्छी और उत्साह की बात है हम सबके लिए कि हम सबका इसके प्रति जो रुचि है और इंटरेस्ट सभी का डेवलप हो रहा है। मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड रखना चाहूंगी कि हम क्या उद्देश्य से इसको कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने इसको इस तरह से डिवाइड किया है कि सितंबर तक, मतलब अगले 2 महीने में हम लोग थोड़ा कंटेम्पररी साइकोलॉजी, दोनों ही ईस्टर्न और वेस्टर्न थॉट्स क्या तरह से मनोविज्ञान को और साइकोलॉजी को देखा है उन्होंने अभी तक, उसमें क्या रिसर्च और फाइंडिंग्स हुई है, इसको थोड़ा समझ ले। और सितंबर के बाद हम लोग और गहराई से दर्शन को मनोविज्ञान के एस्पेक्ट से एक मानसिकता किस तरह बन रही है अलग अलग डोमेन्स में, जो अलग हमने 8 इलेक्टिव्स लिए है उनके एक दृष्टि से इसको और डिटेल में दर्शन में बाबा जी ने क्या लिखा है इसको और डिटेल से समझ के कैसे हम इसको एक अल्टरनेटिव के तरह मनोविज्ञान के फील्ड में या मास्टर्स और बैचलर्स के में इसको कैसे एकेडमिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस पे आगे फिर और रिसर्च करेंगे और एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी हम हर वीक एक एक टॉपिक पर ऐसे ही डेली मीटिंग्स रख रहे हैं 1 घंटा, जैसे अभी फैमिली साइंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे चल रहा है। तो मतलब ये अपेक्षा है कि आप सभी को इससे कुछ अच्छे लर्निंग्स और आउटकम्स मिल रहे हो, और इसी तरह से आप सब हमारे साथ अगर बने रहे तो हम सबका उत्साह बनेगा और हम कुछ शायद अच्छा शोध में आगे बढ़ पाएंगे। जी भैया, मेरे तरफ से तो मैं इतना ही रखना चाहूंगी, अगर और कोई कुछ रखना चाहे तो हम
या तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं। दीदी तो आप जो आपने जैसा रखा सितंबर तक, इसका कुछ कंपेरेटिव वाला और बाकी जो, क्योंकि वो बाकी भी पढ़ाने होंगे, यूनिवर्सिटी में कोर्स चला रहे थे, तो मैं सोचता हूँ उसका कल एक तुलनात्मक दे सकते हैं, जो 7-8 प्रकार के पाए जा रहे हैं ना फैमिली साइंस में, बिल्कुल। तो हाँ उसका अपन तुलनात्मक कर सकते हैं ना मध्य दर्शन में, क्या उनमें ठीक है क्या उनमें ठीक नहीं है, कैसे वो दर्शन को ठीक कर सकता है, जी तो उसका एक तुलनात्मक कल कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इवेंचुअली वहीं ठीक। तक पहुंचना है भैया। अब इसका मोटिव यही है कि इन 2 महीनों में एक ईस्टर्न वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में क्या बुरा है उसका एक नॉलेज बन जाए, और फिर ठीक है। दर्शन में बन जाए, तो इस तरह से कि ये भी अच्छा हो जाएगा कि बिंदु कुछ मिल जाएंगे जिसपे और गहराई से सोचा जा सके, तो ये ठीक ठीक है। है। ठीक है। ठीक है। ठीक है क्योंकि तो वेस्ट में सारा है, वो सारा नहीं पढ़ा सकते हैं ना, हमको उसका नहीं, जो उसमें रिलेवेंट है भी वही जो पढ़ाना होगा। रिलेवेंट लग रहा हो रिलेवेंट है उसको वही ही। पढ़ाना होगा। जी बिल्कुल भी। ठीक है। ठीक है, तो कल फिर 6 से 7 हम लोग फिर से एक एक बात पूछनी थी दीदी, जी जी भैया। ये इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा कि हाँ कुछ? हाँ भैया, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं इसको यूट्यूब पे आज अपलोड करके फिर शेयर कर दूंगी, कल तक मैं इसको शेयर कर दूंगी भैया। जी जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। ठीक है भैया, तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम फिर ठीक है। pause कर। ठीक है। ठीक ठीक है, है। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को, कल मिलते हैं। भैया